हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फुल मार्क्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरआरबी पीओ क्लर्क का मॉक टेस्ट नंबर 10 आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास का थीम रहेगा जम के रखना कदम। यस दोस्तों, आपका एग्जाम आरआरबी पीओ और क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है। अब दोस्तों, चुप बैठने की बारी नहीं है। अब हमें अपने कदम को आगे बढ़ाने की बारी है और कदम लड़खड़ाते हुए नहीं, जम के रखने हैं। कदमों को डगमगाना नहीं है, अब हमें कदम जम के रखने हैं। तो आज से आपको जितने भी मॉक टेस्ट मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं, सारे मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से पूरी ऑनेस्टी के साथ सॉल्व करने हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं जो कंटेंट लेकर के आता हूं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको यदि सॉल्व करने को मिल रहा है दोस्तों, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और ये मॉक टेस्ट नंबर 10 है। इससे पहले मैं 9 मॉक टेस्ट सॉल्व करवा चुका हूं। तो एक बार जाकर के उन 9 मॉक टेस्ट को भी जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे फुल मार्क्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। इसके लिए टाइमर आपका चलेगा। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टाइम बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में इतना टाइम मिलेगा, इस क्वेश्चन में इतना टाइम मिलेगा, और उसके बाद आपको अपना आंसर मार्क करके रखना है और फिर उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मैं एक बार के लिए आपके लिए टाइमर ऑन कर देता हूं। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइमर देता हूं 40 सेकंड्स का। चलो 50 सेकंड्स का दे देते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी स्टार्टिंग है तो 50 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं। आई थिंक दोस्तों, क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इतना टाइम लगने वाला क्वेश्चन नहीं था। चलिए आइए जरा आप देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन की बारी है दोस्तों। सोल्यूशन में देखिए, अब यहां पे हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है कि P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। कहां से कहां तक जाना है? P से स्टार्ट करके S तक जाना है। तो चलिए दोस्तों, P से स्टार्ट करके S तक चलते हैं। सबसे पहले देखो, ओपन साइड किधर है? यहाँ चेक करो, P की तरफ है। यहाँ भी ओपन साइड P की तरफ है, और इक्वल कभी भी ओपन साइड को नहीं रोकता। तो ओपन साइड फाइनली किसकी तरफ है? P की तरफ है। इक्वल का साइन यहाँ है, इक्वल का साइन यहाँ है, और इक्वल का साइन यहाँ भी है। अल्टीमेटली P से लेके S तक इक्वल का साइन भी बराबर तरीके से फॉरवर्ड हो रहा है। इट मींस दोस्तों ये हुआ कि P और S का जब हम रिलेशन निकालेंगे तो ओपन साइड हमें P की तरफ चाहिए, एज वेल एज हमें इक्वल का साइन भी चाहिए, क्योंकि P और S के बीच में इक्वल का साइन बराबर तरीके से चल रहा था, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। इट मींस P और S के बीच में जो 100% रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। और इसने दोस्तों आपसे यही कहा है कि P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। फर्स्ट कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। अब बारी है दोस्तों सेकंड कंक्लूजन को देखने की। सेकंड कंक्लूजन को चेक करते हैं। सेकंड कंक्लूजन में आई का रिलेशन आर से पूछा है, तो आई से लेके आर तक जाना है बस। अब आपको सबसे पहले ओपन साइड देखनी है। ओपन साइड किधर है? आई की तरफ। ओपन साइड किधर है? आई की तरफ। इक्वल कभी भी ओपन साइड को नहीं रोकता है, तो फाइनली ओपन साइड किधर जाएगी? आई की तरफ। तो यहाँ भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओपन साइड आपकी आई की तरफ ही है। अब इक्वल के साइन को चेक करो, इक्वल यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ गायब हो गया। इसका मतलब आई से लेके आर तक इक्वल का साइन बराबर तरीके से फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो आई और आर के बीच में इक्वल नहीं आएगा, और इसने यहां पर नहीं लगा रखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें भी नहीं चाहिए था, इसने भी नहीं लगाया, एकदम करेक्ट है। आई एंड आर में जो 100% रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि आई इज ग्रेटर देन आर, और वही कंक्लूजन में दिखाई भी देता है। दोनों कंक्लूजन सही है। दोनों कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट वन। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ने की बारी है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है स्क्रीन के ऊपर, और इस क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 40 सेकंड्स का ही दिया जाएगा।
आई है इसके सोल्यूशन की। सोल्यूशन को जानने की बारी है। देखिएगा, टी का रिलेशन डी के साथ पूछा जा रहा है, तो टी को यहां लिख लो, डी को यहां लिख लो, और टी और डी को मिलाने वाला कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन फैक्टर दोनों में ए है भाई, दोनों सीरीज में, इन दोनों सीरीज में ए कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको बीच में लिख लो। अब आप देखिए कि टी का रिलेशन ए के साथ में है कि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो ये लीजिए टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। और फिर डी का रिलेशन ए के साथ में है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो ये लीजिए ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अल्टीमेटली मुझे एक बात बताइए दोस्तों, टी और डी का रिलेशन हम निकालेंगे, जब टी और डी का रिलेशन हम निकालेंगे तो ओपन साइड यहां देखो टी की तरफ है और यहां भी ओपन साइड टी की तरफ है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी ओपन साइड टी की तरफ चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इक्वल यहां भी है, इक्वल यहां भी है, तो कंक्लूजन में भी टी और डी के बीच में इक्वल होना चाहिए। अल्टीमेटली टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये रिलेशन बनना चाहिए, और यही रिलेशन हमें यहां दिखाई भी देता है। तो पहला कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। अब बारी है दोस्तों दूसरे कंक्लूजन को जानने की और समझने की। आर को एस से मिलाना है। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आर एंड एस ऑलरेडी एक सीरीज के अंदर ही है, तो यहाँ पे जो ओपन साइड है वो आर की तरफ है, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ओपन साइड है वो एस की तरफ है, तो ऐसे साइन को हम बोलते हैं अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन होने की वजह से आर एंड एस के बीच में रिलेशन को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट, इट मींस हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स भी बहुत थे, फिर भी मैंने 40 सेकंड्स लगा दिया है। चलिएगा, टाइमर को रोकता हूं दोस्तों, इतना टाइम मतलब इतना टाइम लेने वाला क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिएगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ए से लेके ई तक जाना है। अब आप देखिए यहां तो ओपन साइड ए की तरफ है और यहां जो ओपन साइड है वो ई की तरफ है, तो अल्टीमेटली पहले तो ये समझो कि ए और ई एक ही सीरीज में थे, तो मर्जिंग की टेंशन खत्म। अब दूसरा दूसरा काम कि ए को ई से मिलाना था, तो बस ओपन साइड को देखना था। एक बार ओपन साइड ए की तरफ हो गई, एक बार ई की तरफ हो गई, तो ये हो गया अपोजिट साइन। दोस्तों ये कंक्लूजन हो गया गलत, पहला कंक्लूजन आपका गलत है। अब बारी है दूसरे कंक्लूजन को जानने की और समझने की। सी का रिलेशन एफ के साथ पूछा जा रहा है, तो ये लीजिए सी और एफ को चेक कर लेते हैं। ओपन साइड एफ की तरफ है, ओपन साइड एफ की तरफ है, ओपन साइड एफ की तरफ है, तो यहां भी ओपन साइड एफ की तरफ ही है, तो पहली बात तो सेटिस्फाई होती है। दूसरी बात, इक्वल यहां है, इक्वल यहां है, तो इक्वल यहां दोस्तों नहीं है, इसका मतलब सी और एफ के बीच में इक्वल का साइन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इक्वल का साइन हमें नहीं चाहिए। तो ये कंडीशन भी पूरी कर रहा है क्या? यस दोस्तों, इसने इक्वल का साइन यहां नहीं लगाया है। हमारी दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन को पूरी करता है, तो सेकंड कंक्लूजन आपका विल फॉलो दी स्टेटमेंट्स, तो सेकंड कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइमर सेट कर देता हूं। चलिए, दोस्तों देखो, मैं आपको रोकता हूं यहाँ पे, इसमें इतना टाइम लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप देखते के साथ ही कह सकते हो दोनों कंक्लूजन गलत है। देखते के साथ ही कह सकते हो, सच बता रहा हूं इतना इजी क्वेश्चन था। कैसे? सबसे पहले यहां भी देखो जी के बारे में पूछता है, यहां भी जी के बारे में पूछता है, तो सबसे पहले आप जी के पास ही आ जाओ। मेरे सामने दोस्तों दो सीरीज प्रेजेंट है, और दोनों सीरीज में से जी का यूज सिर्फ एक ही सीरीज में किया गया है, और वो भी जी है ना किसी एक कॉर्नर पे बैठा है, यानी जी का एक साइड तो पूरा ही खाली पड़ा है, जी अपना रिलेशन सिर्फ एक साइड से ही फॉरवर्ड कर रहा है। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जी अपना रिलेशन जो बनाता है या किसी के साथ भी बनाएगा, अब यहां पे देखो जी का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ बड़े का रिलेशन ही फॉरवर्ड करता है। जी जो अपना रिलेशन है वो आगे फॉरवर्ड करेगा तो सिर्फ और सिर्फ बड़े का रिलेशन ही फॉरवर्ड करता है, ना तो जी यहाँ पे हमारे पास जी है ना बराबर का रिलेशन फॉरवर्ड करेगा, और ना ही जी हमारा लेस देन का रिलेशन फॉरवर्ड करेगा। ये दो रिलेशन तो हमारे फॉरवर्ड कर ही नहीं रहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज जी यहाँ पे सिर्फ एक ही रिलेशन बना सकता है, और वो भी बड़े का बना सकता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा ये सीरीज कहती है।
सीरीज में साफ दिखाई देता है कि जी किसी के साथ भी रिलेशन बनाए तो वो सिर्फ और सिर्फ बड़े का बना सकता है, छोटे का और बराबर का नहीं बना सकता। अब यहां देखो जी को बराबर कर रखा है दोस्तों, गलत है। यहां देखो दोस्तों जी को इसने छोटा कर रखा है, गलत है। ऐसे क्वेश्चन में हम देखते के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इधर उधर क्वेश्चन को घुमाने की जरूरत नहीं थी। तो दोनों यहाँ पे गलत है और दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक पसंद आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये लीजिए। दोस्तों मेरी नजरों में ये क्वेश्चन 5 सेकंड से ज्यादा का था ही नहीं। फर्स्ट कंक्लूजन गलत है, क्योंकि यहां पे देखो क्यू का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा रहा है और क्यू सिर्फ और सिर्फ छोटे का रिलेशन ही बना सकता है, किसी के साथ भी बनाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सही सीरीज कहती है क्यू अपना रिलेशन किसी के साथ भी बनाए, सिर्फ छोटे का रिलेशन बना सकता है। क्यू ना तो बराबर का रिलेशन बना सकता किसी के साथ और ना ही क्यू बड़े का रिलेशन बना सकता। ठीक है, तो यहां देखो इसने दोस्तों क्यू को है ना, क्यू को ई के बराबर कर रखा है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल पहला, सॉरी सेकंड वाला गलत है। फर्स्ट वाले को देखिए दोस्तों, फर्स्ट वाले में एल एंड आर की बात कर रहा था, तो मैंने जब देखा एल और आर को चेक किया तो वो तो एक सीरीज में ही थे। अब आप देखिए जरा, यहाँ जो ओपन साइड है वो आर की तरफ है, लेकिन यहाँ जो ओपन साइड है वो एल की तरफ है। अपोजिट साइन हो गए दोस्तों, अपोजिट साइन होने की वजह से ये भी गलत है। दोनों गलत है और दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, कंक्लूजन्स को गलत करने के सबसे पहला काम, आपका जो थॉट प्रोसेस है मैं वो बताता हूं कि आप क्या सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि जो कंक्लूजन्स मेरे सामने प्रेजेंट हैं इनको किसी तरीके से सही किया जाए। अब सही करने का तरीका तो दोस्तों ये है कि आपको मर्ज करना पड़ेगा, यदि दो अलग अलग सीरीज हैं, और मर्ज नहीं भी करना पड़ेगा तो फिर आपको ओपन साइड चेक करनी पड़ेगी। ये सही करने के तरीके हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इनको गलत करने की कोशिश करो। गलत करने के भी दो तीन मेथड होते हैं दोस्तों, वो मेथड आपको सीखने होंगे। अब इस क्लास के अंदर तो मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करा रहा हूं, तो उन मेथड के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपको दो तीन बातें जैसे अभी बताई कि यहाँ पे देखिए दोस्तों कि क्यू का रिलेशन, क्यू एक कॉर्नर पे बैठा है। भाई दो सीरीज हैं जिसमें क्यू का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ। क्यू अपना रिलेशन किसी के साथ भी इक्वल का बनाता है क्या? आप कहोगे सर इक्वल का रिलेशन, इक्वल का साइन ही नहीं दिख रहा क्यू के साथ, तो बनाएगा कैसे? तो बनाएगा कैसे, तो सेकंड वाले को देख लो, क्यू के साथ इक्वल लगा रखा है, ये गलत है। ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आपको सीखनी होंगी। और यदि आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सर आप जो ट्रिक्स बताना चाह रहे थे इस मॉक टेस्ट के अंदर इनक्वालिटी से रिलेटेड, उनके बारे में एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बना दीजिए। मैं स्पेशल एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसके लिए टाइमर मैं ऑन कर रहा हूं। चलो 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए दोस्तों, अब बारी इसके सोल्यूशन की। सोल्यूशन को जानने की बारी है, क्या कहता है? सम इनपुट और आउटपुट। तो सम इनपुट और आउटपुट को कैसे बनाएंगे डायग्राम में? ये हमारे इनपुट हैं और इन्हीं इनपुट में से कुछ इनपुट क्या है? आउटपुट है। ऑल आउटपुट आर नेसेसरी, तो ऑल आउटपुट आर नेसेसरी डायग्राम ऐसा हो जाएगा। नो नेसेसरी इज रिजल्ट, कोई भी नेसेसरी आपका क्या नहीं है, कोई भी नेसेसरी आपके रिजल्ट नहीं है। इस प्रकार से डायग्राम मेरा होता है कंप्लीट। फर्स्ट वन इज ऑल इनपुट। कितने इनपुट? सम नहीं, ऑल, जितने भी इनपुट हैं उनको पकड़ना है। ऑल इनपुट इज नेसेसरी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सभी इनपुट नेसेसरी होने की संभावना है। अब इसको चेक करने का तरीका सुनना। पहले तो आप डायग्राम में देखो, क्या सभी इनपुट नेसेसरी हैं क्या? आप कहोगे नहीं सर, कुछ इनपुट नेसेसरी हैं, सभी नहीं है। अब मेरा दूसरा सवाल यह है, क्या सभी इनपुट नेसेसरी में जा सकते हैं क्या? आप कहोगे यस सर,
सभी इनपुट नेसेसरी के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इनपुट और नेसेसरी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शन इंपोज्ड नहीं है। तो कुछ इनपुट तो डेफिनेटली नेसेसरी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ की बात नहीं कर रहा है, यहाँ ये सभी इनपुट की बात कर रहा है। तो हम यही कहेंगे कि यस, ऑल इनपुट नेसेसरी के अंदर जा सकते हैं। है तो नहीं, लेकिन जा सकते हैं, क्योंकि इनपुट नेसेसरी के बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। पहला निष्कर्ष हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। अब बारी है दूसरे निष्कर्ष को जानने की। ऑल रिजल्ट, कितने रिजल्ट, सभी रिजल्ट इज बीइंग इनपुट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी रिजल्ट क्या इनपुट में आने की संभावना है। आप देखिए दोस्तों, ये हमारे रिजल्ट हैं, और ये रिजल्ट जो है क्या सभी रिजल्ट इनपुट के अंदर आ सकते हैं। पहले तो ये देखो, सभी रिजल्ट इनपुट में है क्या। आप कहोगे सर नहीं है, सभी रिजल्ट इनपुट के अंदर नहीं है। मेरा दूसरा सवाल, क्या सभी रिजल्ट इनपुट के अंदर आ सकते हैं क्या। आप कहोगे यस सर, आ जरूर सकते हैं। जो इनपुट का ये वाला पोर्शन पड़ा है, ये वाला पोर्शन, इनपुट के इस वाले पोर्शन के अंदर आपका नेसेसरी नहीं था। यदि इनपुट के इस पोर्शन में नेसेसरी नहीं है, तो रिजल्ट यहाँ पे उठ के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी में पूछा है। तो पॉसिबिलिटी में तो भैया आ सकते हैं, हम खुद ही कह रहे हैं आ सकते हैं। तो सेकंड कंक्लूजन विल आल्सो फॉलो दी स्टेटमेंट्स। तो हमारे दोनों कंक्लूजन है जो स्टेटमेंट को क्या करेंगे दोस्तों, फॉलो करेंगे। तो हमारे दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे, तो ऑप्शन 5 इज द करेक्ट वन। अब यहां मैं सेकंड वाले के अंदर चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। यदि मान लो दोस्तों मैंने ऐसे बोला होता, ध्यान से सुनो, ऑल इनपुट बीइंग रिजल्ट इज अ पॉसिबिलिटी। ध्यान से सुनो, ऑल इनपुट बीइंग रिजल्ट इज अ पॉसिबिलिटी। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता, नहीं दोस्तों, ये आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यदि सभी इनपुट को रिजल्ट में लेके जाओगे, तो वो वाले इनपुट जो नेसेसरी को टच करते हैं, वो इनपुट भी रिजल्ट में चले जाएंगे, और नेसेसरी का रिजल्ट के साथ में रिजल्ट सॉरी कनेक्शन बन जाएगा, जबकि यहां तो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर ऑन है। चलिए, अब बारी है सोल्यूशन की। देखिए, ऑल सिंबल्स आर एम्प्टी, ऑल सिंबल्स आर एम्प्टी, तो ये लीजिए, ऑल सिंबल्स आर एम्प्टी। नेक्स्ट, ऑल एम्प्टी आर प्लेस, ऑल एम्प्टी आर प्लेस, ये लीजिए। सम एम्प्टी आर साइन, सम एम्प्टी आर साइन, तो ये लीजिए, साइन कर देना इसको, ठीक है। अब फर्स्ट वन इज, अब पहला कंक्लूजन में देखो पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पहला कंक्लूजन श्योरिटी का है। पहला कंक्लूजन श्योरिटी का है। अब श्योरिटी का कंक्लूजन क्या कहता है, श्योरिटी का कंक्लूजन ये कहता है कि जो चीज पूछी गई है कंक्लूजन में, वो डायग्राम में भी दिखनी चाहिए। दिख रही है तो सही है, नहीं दिख रही है तो गलत है। अब यहाँ पे फर्स्ट कहता है ऑल सिंबल्स आर प्लेस, सभी सिंबल्स प्लेस हैं। तो डायग्राम में चेक करके बताइए क्या है क्या। आप कहोगे नहीं सर, सिंबल और प्लेस के पोर्शन ही सेपरेट है। तो यहां पे श्योरिटी में पूछा था, बट श्योरिटी में दिखाई नहीं देता है, तो पहला कंक्लूजन गलत है। सेकंड को देखो, ऑल प्लेस आर बीइंग साइन इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहां पर पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है, तो हमें ये चेक करना है क्या जा सकता है क्या, कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है तो जा सकता है, और लगा हुआ है रेस्ट्रिक्शन तो नहीं जा सकता। तो सभी पैलेस को उठाओ और उसको साइन के अंदर भेजने की कोशिश करो। दोस्तों, यदि मैं सभी पैलेस को साइन के अंदर भेजने की कोशिश करता हूं, तो क्या ये जा सकते हैं। यस दोस्तों, बिल्कुल जा सकते हैं। पहले तो आप ये चेक करो, क्या सभी पैलेस साइन में हैं, नहीं है, कुछ पैलेस साइन के अंदर हैं। मेरा दूसरा सवाल, क्या सभी पैलेस साइन के अंदर जा सकते हैं। हाँ, जा जरूर सकते हैं, क्योंकि प्लेस और साइन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो सभी प्लेस साइन के अंदर जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल, और उसने पॉसिबिलिटी में ही पूछा था। तो सेकेंड हमारा कंक्लूजन सही होगा। अगले सवाल की तरफ चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका आंसर लगाइए। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, शायद कुछ मैं चेक कर लेता हूँ। पिछला क्वेश्चन ही तो कहीं रिपीट नहीं हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 7। अच्छा ये 7 नंबर रिपीट हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 8 करना था मैं, सॉरी 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 गाइस। तो चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, सम इनपुट और आउटपुट, तो सब इनपुट और आउटपुट का डायग्राम बना देते हैं, ये लीजिए। नेक्स्ट, ऑल आउटपुट आर नेसेसरी, तो ऑल आउटपुट आर नेसेसरी का डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट, नो नेसेसरी इज रिजल्ट, कोई भी नेसेसरी क्या नहीं है, रिजल्ट नहीं है। फर्स्ट, नो आउटपुट आर रिजल्ट, कोई भी आउटपुट रिजल्ट नहीं है। दोस्तों नेसेसरी का रिजल्ट के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जितने भी आउटपुट हैं वो नेसेसरी के अंदर हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आउटपुट का भी रिजल्ट के साथ में क्या रिलेशन बनेगा कि नो आउटपुट इज रिजल्ट, यानी आउटपुट एंड रिजल्ट के बीच में नन का रिलेशन बनेगा। और यहां कंक्लूजन में भी नन का रिलेशन ही पूछा है, तो बिल्कुल सही है। श्योरिटी का कंक्लूजन था, यानी श्योरिटी में पूछ रहा था, श्योरिटी में दिखाई भी देता है, बिल्कुल सही है। सेकंड देखो, सेकंड में ये भी श्योरिटी का कंक्लूजन है, तो श्योरिटी का कंक्लूजन क्या कहता है कि श्योरिटी में दिखना भी चाहिए। सम नेसेसरी आर नॉट आउटपुट, कुछ नेसेसरी ऐसे हैं जो आउटपुट नहीं है। तो दोस्तों यहां आप देखिए कि नेसेसरी और आउटपुट का रिलेशन यदि हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि ऑल आउटपुट आर नेसेसरी। अब हमें ऐसे नेसेसरी कहां पर हैं जो आउटपुट के अंदर नहीं जा सकते, ऐसा नजर ही नहीं आ रहा। बट यहां तो श्योरिटी में पूछा है ना, यहां श्योरिटी में पूछा है। तो बताइए दोस्तों, क्या ये कंक्लूजन सही होगा? जी नहीं, गलत होगा। श्योरिटी में पूछा गया था बट श्योरिटी में दिखाई नहीं देता है। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बारी है सोल्यूशन की, देखिएगा। ओनली अ फ्यू मैंगो आर ऑरेंज, तो क्या बोलेंगे, सम मैंगो आर ऑरेंज एंड सम मैंगो आर नॉट ऑरेंज, यही बोलेंगे, सम मैंगो आर नॉट ऑरेंज। सेकंड, सम ऑरेंज आर बनाना, तो सम ऑरेंज आर बनाना, ये लीजिए। नो बनाना इज एप्पल, नो बनाना इज एप्पल, तो ये लीजिए। फर्स्ट वन इज सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, श्योरिटी का कंक्लूजन है, श्योरिटी का कंक्लूजन है तो श्योरिटी में दिखना भी चाहिए। सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल। दोस्तों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाले जो ऑरेंज हैं ये बनाना को टच करते हैं, और बनाना का एप्पल के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, वो वाले ऑरेंज जो बनाना को टच करते हैं, क्या कभी वो एप्पल में जाएंगे? आप कहोगे सर कभी नहीं जाएंगे। इस बात को आपने श्योरिटी के साथ बोला। अब आप ये कहोगे कि सर कंक्लूजन में श्योरिटी में पूछा गया था, डायग्राम के अंदर भी श्योरिटी में दिखाई देता है, इट मींस ये कंक्लूजन क्या होगा, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। पहला कंक्लूजन एकदम करेक्ट है। सेकंड को देखिएगा, ये ऑल मैंगो की बात कर रहा है, सम मैंगो की बात नहीं करता, ये ऑल की बात करता है। तो मैंगो को पकड़ लो जाके, ऑल मैंगो आर बीइंग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी। सारे मैंगो के पास जाओ, देखो ये मैंगो हैं, और ये मैंगो सबसे पहले तो आप ये चेक करो क्या सभी मैंगो बनाना के अंदर हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं है, नहीं है। दूसरी बात, क्या सभी मैंगो बनाना के अंदर जा सकते हैं क्या? आप कहोगे सर मैंगो एंड बनाना के बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो यस वी कैन से दैट कि ऑल मैंगो आपके किस में जा सकते हैं, बनाना में जा सकते हैं। तो इट इज पॉसिबल। अब यहां दोस्तों पॉसिबिलिटी में ही पूछा गया था, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां आपके दोनों कंक्लूजन क्या माने जाएंगे, दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। सम डिमांड आर पब्लिक, सम डिमांड आर पब्लिक, तो ये लीजिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, सम डिमांड आर पब्लिक। नेक्स्ट, नो डिमांड इज बोर्ड, तो नो डिमांड इज ब्रॉड, सॉरी ब्रॉड बोल रहा है, बोर्ड नहीं बोल रहा, तो नो डिमांड इज ब्रॉड। नेक्स्ट, ऑल पब्लिक आर सेंट्रल, ऑल पब्लिक आर सेंट्रल, तो ये लीजिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट आपसे कहता है सम डिमांड आर सेंट्रल, कुछ डिमांड सेंट्रल हैं। पहली बात, कंक्लूजन श्योरिटी का है। श्योरिटी का कंक्लूजन एक ही बात कहता है कि श्योरिटी का जो कंक्लूजन होगा वही चीज हमें श्योरिटी में दिखनी भी चाहिए, तो सम डिमांड सेंट्रल के अंदर होने चाहिए। तो दोस्तों यू कैन सी ये डिमांड यहाँ पे है और ये सेंट्रल यहाँ से ऐसे आते हैं, इसका मतलब कुछ डिमांड सेंट्रल को टच करते हैं। श्योरिटी में पूछा था, श्योरिटी में दिखता है, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, तो पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही माना जाएगा। सम ब्रॉड इज पब्लिक, कुछ ब्रॉड पब्लिक हैं, यानी यहां भी श्योरिटी में पूछा है, तो श्योरिटी का कंक्लूजन क्या कहता है कि श्योरिटी में दिखना भी चाहिए, तो कुछ ब्रॉड पब्लिक हैं। तो दोस्तों ब्रॉड यहाँ पे है और पब्लिक आपका यहाँ पे है, तो यहाँ ब्रॉड एंड पब्लिक के बीच में सम की कनेक्टिविटी दिखाई नहीं देती है, बट कंक्लूजन में तो श्योरिटी में पूछा था, तो यदि श्योरिटी में पूछा है बट डायग्राम में श्योरिटी में दिखाई नहीं देता, तो इसलिए इसको गलत कर देता है। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल फॉलो दी स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टाइमर मैं लगा देता हूं इसका 40 सेकेंड्स का। चलिए दोस्तों, बारी सोल्यूशन की। अब देखिएगा, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये लीजिए, अब देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखिएगा, Ravi starts the journey from his house and walks 10 किलोमीटर towards साउथ डायरेक्शन। लेट अस अज्यूम कि ये रवि का इनिशियल पॉइंट होगा। अब यहां से यदि वो साउथ डायरेक्शन में जाता है तो कुछ ऐसे जाएगा, और उसने आपको ये बोला है कि यहां से वो साउथ में जाता है 10 किलोमीटर। दोस्तों आगे बढ़ो, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर। पहली बात तो ये कि नॉर्थ डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट, इनका लेफ्ट राइट हमारा लेफ्ट राइट बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन साउथ डायरेक्शन में हमारा लेफ्ट राइट इनका लेफ्ट राइट अपोजिट होता है। जिधर हमारा लेफ्ट होगा उधर इनका राइट होगा, यानी साउथ डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट आपके कैसे हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। अब इसने बोला है ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर। अब एक्चुअल में देखा जाए तो दोस्तों लेफ्ट हमारा एक्चुअल में इधर होता है, लेकिन ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इधर लेफ्ट ना मान के लेफ्ट इधर मानेंगे, इधर की तरफ मानेंगे। और यहां से कितना जाता है, हाँ जी, यहां से कितना जाता है, 8 किलोमीटर जाता है, तो ये लो 8 किलोमीटर इसको हमने चला दिया। नेक्स्ट, उसके बाद वह राइट मुड़ता है। अब यहां से दोस्तों यदि हम राइट को चेक करें तो ये तो लेफ्ट है और ये नीचे की तरफ राइट है, तो राइट नीचे की तरफ होगा, तो इसको वापस से साउथ डायरेक्शन की तरफ घुमा देते हैं। ये लीजिए, ठीक है। शायद हो सकता है कि आपको यहाँ पे मेरे वीडियो चल रहा है इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ इसको डायग्राम को, है ना। यहाँ से इसको यहाँ ले आते हैं, सबसे पहले तो 10 किलोमीटर चला के फिर इसको इधर घुमाते हैं लेफ्ट में, और फिर इसको राइट में घुमाते हैं। तो ये लीजिए, यहां से मैंने इस डायग्राम को हटा के इधर की तरफ बना दिया है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, 8 किलोमीटर, और फिर यहां से ये कितना चला, 10 किलोमीटर चला, ठीक है, राइट घूमने के बाद। अब वो वापस राइट घूमता है और 14 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों अगेन इसका फेस जो है साउथ में है, तो एक्चुअल में राइट इधर होता है, लेकिन साउथ डायरेक्शन में राइट और लेफ्ट रिवर्स हो जाते हैं। तो यहां से ये 14 किलोमीटर जाएगा, तो ये लीजिए दोस्तों, ये 14 किलोमीटर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने चला दिया 14 किलोमीटर। अब आपसे कहता है और अपने ऑफिस पहुंच जाता है, तो ये इसका घर था, ये इसका क्या था, घर था, और ये इसका क्या है, ऑफिस है, ठीक है, ये इसका ऑफिस है। क्वेश्चन ने क्या बोला,
रवि के ऑफिस के रेस्पेक्ट में रवि का घर किस डायरेक्शन में है, यानी रवि के ऑफिस से खड़े होकर देखो कि रवि का घर किधर है। तो दोस्तों ये इसका ऑफिस है। अब यहां से यदि हम अपने डायरेक्शन को बनाते हैं तो ये होती है नॉर्थ और ये होती है ईस्ट। तो हम यही कहेंगे कि बताइए जरा इसका घर किस डायरेक्शन में होगा, तो इसका घर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे बढ़ने की बारी है। इसी का ही एक क्वेश्चन और भी है, उसको देखते हैं। देखिएगा, आपसे कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस टू होम। होम टू ऑफिस, होम टू ऑफिस की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कुल मिला के हमें जो डिस्टेंस निकालनी है दोस्तों वो ये वाली निकालनी है। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो ये जो तिरछी दूरी है दोस्तों, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल सकती है बहुत इजीली। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हमने दोस्तों ब्लू कलर में बना लिया एक ट्राइंगल। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये 8 किलोमीटर है। तो इसके अपोजिट में यहां से लेके यहां तक ये भी कितना होगा, 8 होगा। यानी टोटल डिस्टेंस कितना था, 14, जिसमें से ये वाली डिस्टेंस 8 है। तो बताइए रिमेनिंग ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। आप कहोगे सर ये डिस्टेंस हो जाएगी 6। अब देखना जरा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपके पास कितनी है, 10। और फिर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अगेन कितनी है, आप देख सकते हो। यदि ये वाली 10 है तो दोस्तों ये भी कितनी होगी, 10 होगी। तो 10 और 10 मिला के टोटल कितनी हो गई, ये टोटल हो गई 20। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे एक बात बताइए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर इज प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये आपका कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्ण कहाँ होता है। दोस्तों यहां पर बनता है हमारा 90 डिग्री का एंगल। और आपको ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के एंगल के सामने ही आपका हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण प्रेजेंट होता है। तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, बेस हमारा कितना है, 6 का। तो हम 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस परपेंडिकुलर आपका यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, 10 और 10 20। तो यहाँ 20 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 36, और 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। और इसका हम क्या कर देंगे फाइनली, 36 प्लस 400 का क्या करना होगा, हमें रूट करना पड़ेगा। तो 36 का रूट करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 6। और 400 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी इसको हमने ऐड तो किया ही नहीं। तो एक बार इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये 436 का रूट। अब दोस्तों सिंपली यदि आपको इसका रूट निकालना है ना, तो आप ये देखो कि यदि इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2 से डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू बनेगी 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। और इंटू 2, कुल मिला के 436 को हम 218 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 218 इंटू 2 को हम देख रहे हैं तो किसी का भी फाइनल रूट नहीं निकल पा रहा है। अब हमें आगे चलना होगा। अब 218 को वापस से आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। यदि 218 को आप वापस से 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, 2 एकम 2 0, 2 में 18, और ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली 109 इंटू 4 ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई। अब आप देख सकते हैं कि 4 का रूट तो निकल सकता है, 4 का रूट तो निकल सकता है। तो 4 का रूट यदि आप सॉल्व करेंगे तो 4 का रूट कितना बनेगा, 2 बनेगा। और रूट के अंदर दोस्तों फाइनली कितनी वैल्यू रह जाएगी, रूट के अंदर रह जाएगी 109। तो 2√109 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, चलिए इसके लिए पहले तो टाइमर लगाते हैं, 30 सेकेंड्स। चलिए देखिएगा, क्या कहता है आपसे कि 36 छात्रों की एक पंक्ति में रवि का स्थान टॉप से 12वां है। यानी लाइन है हमारे पास, तो लाइन के लिए बोला कि लाइन आपकी टॉप टू बॉटम होगी, ठीक है। लेफ्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा, लेफ्ट वर्ड यूज करता तो फिर हम इसको क्या करते हैं, लेफ्ट से बनाते लाइन को, लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे टोटल 36 स्टूडेंट हैं, तो पहला स्टूडेंट यहाँ बैठेगा और जो 36वें नंबर का विद्यार्थी है वो यहाँ बैठेगा। अब आपसे कहता है कि जो रवि है ना वो टॉप से 12th है। रवि आपका टॉप से कितने नंबर पे है, रवि आपका टॉप से है 12th नंबर पे। आगे बढ़ो, राधिका, ये रवि है, ध्यान रखिएगा ये रवि है।
राधिका रवि से 3 स्थान ऊपर है, तो राधिका यदि रवि से 3 स्थान ऊपर है, इट मीन्स राधिका यहाँ बैठेगी, ऊपर है तो यहाँ बैठेगी, और 3 स्थान ऊपर है तो 12 में से अब बताइए टॉप से मैं पोजीशन निकाल रहा हूं ना भाई, रवि की पोजीशन टॉप से बता है, तो राधिका की पोजीशन को भी टॉप से ही बता सकते हैं। अब आप जब टॉप से चेक करेंगे तो राधिका पहले है, रवि आगे बैठा है, तो राधिका की पोजीशन क्या होगी, छोटी होगी रवि से। तो छोटी पोजीशन के लिए 12 में 3 को ऐड करें या लेस करें, आपको कैसा लेस करना पड़ेगा, तो 12 में से 3 को माइनस कर दो तो राधिका की पोजीशन कितनी हो गई, 9 हो गई। तो यदि जो राधिका है वो टॉप से कितने नंबर पे है, 9th नंबर पे है। नीचे से राधिका का स्थान पूछा जा रहा है दोस्तों, टॉप से राधिका की पोजीशन 9th है, नीचे से पूछी जा रही है, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो क्या करना है, टोटल नंबर बराबर हमारे पास क्या होता है, टोटल बराबर होता है एल प्लस आर माइनस 1, और ये जो एल प्लस आर है ये सेम पर्सन का होना कंपलसरी है। तो देखिए टोटल हमारे पास क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है 36 है, तो टोटल की जगह 36 लिख देते हैं। राधिका की लेफ्ट पोजीशन कितनी है, 9, सॉरी लेफ्ट यानी टॉप, लेफ्ट को क्या मान लेते हैं टॉप पोजीशन, और राधिका की बॉटम पोजीशन हमें निकालनी है, लास्ट में क्या करेंगे -1, तो राइट बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 8, तो हमारा आंसर होगा 28, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना होगा दोस्तों, और अगले सवाल के लिए टाइमर ऑन किया जाएगा, और ये टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है 40 सेकंड का। बारी है सोल्यूशन को जानने की, देखिएगा बी ए की सिस्टर है, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, यदि बी ए की सिस्टर है तो ये लीजिए यहां इसको ड्रॉ कर लेते हैं, बी इज द सिस्टर ऑफ ए। हाँ जी, आगे बढ़ना होगा। डी जी का ब्रदर है, डी जी का ब्रदर है तो यहां लिख लेते हैं डी इज ब्रदर ऑफ जी, डी इज ब्रदर ऑफ जी। डी का केवल एक बेटा है सी, अब इसने बोला है कि डी का केवल एक ही बेटा है सी, यानी डी का बेटा एक है, बेटी और भी हो सकती है, ठीक है, और हमें बताया कि डी ब्रदर है किसका, जी का, डी ब्रदर है किसका, जी का, तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने यूज कर लिया। एफ डी की पत्नी है, एफ इज द वाइफ ऑफ डी, तो ये लीजिए एफ यदि डी की पत्नी है तो एफ को मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, एफ डी की पत्नी है। एफ बी की बेटी है, ये जो एफ है ना ये बेटी है किसकी, बी की, तो ये जो एफ है ये बेटी है किसकी, बी की, तो आप देख सकते हैं कि बी को, बी आपके ऊपर है और एफ आपके नीचे है, तो आप देखिए कि एफ बी की बेटी है क्या, यस बेटी है, तो नीचे आएगी, और मैंने नीचे लिख रखा है। ए एच का ब्रदर इन लॉ है, ए एच का ब्रदर इन लॉ है, तो अभी एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि ए एच का ब्रदर इन लॉ के तो आपके 3 मतलब होते हैं, कितने होते हैं, 3 मतलब, क्या क्या होता है, देवर, पहला मतलब होता है देवर, जीजा, साला। अब सबसे पहले यदि हम देखें कि ए एच का ब्रदर इन लॉ है, तो साला रिलेशन यदि हम अज्यूम करते हैं कि साला है, ठीक है, तो साले के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक की एक पत्नी होनी चाहिए। अब यहां आप देखिए एक की कोई पत्नी यहां प्रेजेंट नहीं है, एक की कोई पत्नी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं है, तो एक की पत्नी बनाने से पहले मैं एक काम करता हूं कि एक ही पत्नी यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो ए एच का ब्रदर इन लॉ यानी साले का रिलेशन कैंसिल हो गया। आप दोस्तों एक बार के लिए यहाँ पे इतना मत सोचो, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, नेक्स्ट वाली लाइन में साफ बोला गया है कि बी एच से विवाहित है, तो ये लीजिए बी की शादी एच के साथ करवा दो डायरेक्ट, बी की शादी यदि हम एच के साथ करवाते हैं, अब आप देखो ए एच का ब्रदर इन लॉ है, यस दोस्तों, ए के ऊपर प्लस का साइन लगा दो, अब आप देखिए कि एच की वाइफ, और वाइफ का भाई कौन हो गया, ए हो गया। अब हम कह सकते हैं कि ए एच का ब्रदर इन लॉ है, तो ए एच का क्या बन गया, ए एच का यहाँ पे बन गया है साला, ठीक है, एच की वाइफ का भाई बन गया है ए। अब आगे देखो जी एफ से किस प्रकार रिलेटेड है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, जी एफ से किस प्रकार रिलेटेड है दोस्तों, सबसे पहली बात तो जी के ऊपर कोई भी साइन प्रेजेंट
नहीं है। अब जी के ऊपर कोई साइन प्रेजेंट नहीं है और जी का रिलेशन एफ के साथ पूछा जा रहा है, तो आप देखिए ये तो एफ के पति हैं, जो डी है ये एफ के पति हैं, और ये पति का या तो भाई है या फिर ये पति की बहन है, तो या तो सिस्टर इन लॉ है या फिर ब्रदर इन लॉ है। तो फिर सबसे बेस्ट आंसर क्या दिया जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगले सवाल की तरफ चलना होगा दोस्तों, यदि a बराबर 2 है, m बराबर 26 है, z बराबर 52 है, तो बैट बराबर क्या होगा। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें एक ही रिलेशन नजर आता है कि a की अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू होती है 1, 1 का डबल 2, ठीक है। अब भाई a बराबर 2 हो गया, m बराबर 26 कैसे बनेगा कि m की प्लेस वैल्यू होती है 13, 13 का डबल हो गया 26, तो यहाँ पे 26 आ गया। अब z बराबर 52 कैसे होता है, z की प्लेस वैल्यू होती है 26, 26 का डबल 52, तो कुल मिला के क्या कर रहा है कि जो भी अल्फाबेट है उनका डबल करके उनकी प्लेस वैल्यू का यूज करता है। अब जैसे हम b को देखें तो b 2 नंबर पे आता है तो 2 का डबल 4, e 5 नंबर पे आता है तो 5 का डबल 10, t 20 नंबर पे आता है तो 20 का डबल 40। अब सबसे पहले यदि इनको हम चेक करें तो यहां यदि हम प्लस का रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो प्लस के अकॉर्डिंग ये बनता है 54, और दोस्तों देख सकते हैं 54 ऑप्शन बी के अंदर नजर भी आता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि जो आंसर हमने निकाला वो ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना होगा और इस क्वेश्चन के लिए टाइमर लगा दिया जाएगा। ये लीजिए, इस क्वेश्चन के लिए मैंने टाइमर ऑन कर दिया है, बताइए। यस, अब देखिएगा यहाँ हमें पेयर्स निकालने हैं, तो पेयर्स के लिए मैंने क्या किया कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी दौरान मैंने इनकी प्लेस वैल्यू को फंक्शन में जितने भी लेटर्स यूज किए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू को नोट डाउन कर लिया था। अब देखिए 6 के बाद में यदि हम काउंटिंग करते हैं तो ये 7, क्या ये 7 है, नहीं दोस्तों 7 नहीं है, नंबर मैच नहीं हो रहा, पेयर नहीं बनेगा। 7 के बाद 8, क्या ये 8 है, नहीं ये 8 नहीं है, नंबर मैच नहीं होता है, ठीक है, तो पेयर नहीं बन सकता। एक सेकेंड रुकिए, चलिए आगे बढ़िए। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी यहां से कोई भी नंबर मैच नहीं हुआ। अब 21 से चेक करना, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 1 नहीं बनता, यहां से भी कोई पेयर नहीं बनता। 14 से स्टार्ट करो, 14 के बाद 15, 16, 17, 18 नहीं बनेगा। 3 से स्टार्ट कीजिए, 3 के बाद 4, 5, 6 नहीं बनेगा, ठीक है। 20 के बाद 21, 22 नहीं बनेगा, 9 से नहीं बनेगा इधर से, यानी कुल मिला के लेफ्ट से राइट में आगे बढ़ने पर एक भी पेयर नहीं बनता। अब राइट से लेफ्ट में आगे बढ़ना होगा, तो देखिए 14 से 15, यस एक पेयर बन गया दोस्तों। आगे बढ़ो, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बनता। अब आगे देखो, जब 14 से आगे यहाँ पेयर नहीं बना तो 15 से आगे कैसे बनेगा, क्योंकि 14 और 15 बैक टू बैक आ रहे हैं, तो यहाँ हमें 15 को चेक ही नहीं करना। 9 से स्टार्ट करो, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनता यहाँ से भी। 20 से स्टार्ट करके देख लीजिए, 20 से भी नहीं बनेगा, क्योंकि 20 से इधर की तरफ 20 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं दिख रहा, तो आगे चेक करना ही बेकार है। 3 से स्टार्ट करो, 3 के बाद 4, 5, 6, यस दोस्तों एक ये पेयर आपका जरूर बनेगा 3 से लेके 6 का। और 14 से 21 नहीं बनेगा, 21 से नहीं बनेगा। कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 2 पेयर ऐसे बनते हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए बारी अगले सवाल की तरफ चलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं टाइमर इसका ऑन करने जा रहा हूं, ये लीजिए। हाँ जी, अब देखिएगा मोहन और सोहन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले कॉमन देखें तो कॉमन आती है दो चीजें,
दो चीजें नहीं, सॉरी, कॉमन आते हैं हमारे पास 1 2 3 4, 4 लेटर कॉमन आते हैं, OHAN, और यहाँ भी देखिए OHAN। इसका मतलब यहाँ पे यदि हम चेक करें कि 35790, तो यहाँ पे दोस्तों OHAN इस अकॉर्डिंग हमें ऐसा लगता है कि 5790 हमें ऑप्शन में भी दिखना चाहिए, क्योंकि ये तो कॉमन आ रहा है। बस एक जो M अलग है, M जो अलग है भाई, M यहाँ पे है बट M यहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि S के लिए कोई एक नया लेटर या फिर कोई नया एक डिजिट हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखो, 5790 कहाँ पे है, 5709 है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, 5970 है, इसको 5790 इसमें है, 5 इसमें भी नहीं है, इस और इसमें तो बिल्कुल ही अलग कहानी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे 5790 दिया और यहाँ भी 5790 दिया, ठीक है। अब इसने M यहाँ पे था और यहाँ पे S था, तो M के लिए इसने 3 को यूज कर लिया, तो बताओ S के लिए कोई नया लेटर होगा, सॉरी नया डिजिट होगा, तो यहाँ पे नया डिजिट क्या है, 4 है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना होगा अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है, उस क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, इजी क्वेश्चन था इसलिए। चलिए इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड्स। अब देखिएगा दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, लैंड माइन रूपी, ठीक है। यहाँ पे 3 हमारे पास वर्ड हैं, इस लाइन में 3 वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं एक वर्ड दिख रहा है, लेकिन ये एक वर्ड नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 लेटर नजर आते हैं, तो 6 लेटर हैं, लेकिन वर्ड हमारे पास 3 है। इसका मतलब जो कोडिंग की गई है वो दो दो के ग्रुप को बना के की गई है, दो दो का ग्रुप बना के इसने यहाँ पे इसकी क्या की है, कोडिंग की है। ओके, अब सुनना जरा, इसने हमसे वेरियस का कोड पूछा है, तो वेरियस का कोड पूछा है, तो वेरियस यहाँ पे है। वेरियस दोस्तों सिर्फ यही है और कहीं पर भी नहीं था। तो हम एक काम करते हैं कि जो 4 है ना, ये हमें कॉमन दिख रहा है, तो इन दो लाइनों में 4 कॉमन है, तो इनमें बताइए जरा कॉमन क्या आ रहा है, डी आई कॉमन आ रहा है, तो डी को काट दो। अब स्टफ देखो, यहाँ भी है स्टफ, यहाँ भी है, इन दोनों में कॉमन बताइए, इन दोनों में कॉमन है BA। तो कुल मिला के हमारे पास वेरियस के लिए क्या बचा, LA बचा। तो वेरियस के लिए जो कोड होगा वो LA होगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल, 20 सेकेंड्स। दोस्तों ये एक कोड है रो, इसका वर्ड पूछता है, तो रो दोस्तों हमें यहाँ भी दिखता है और रो हमें यहाँ भी दिखता है, तो कॉमन है, रो आपका कॉमन है। तो इन दोनों में देखो, फर्स्ट में और फोर्थ में रो के अलावा कुछ और भी कॉमन है क्या, भाई VE यहाँ है बट यहाँ नहीं है, के ए यहाँ है बट यहाँ नहीं है। अल्टीमेटली फर्स्ट और फोर्थ में सिर्फ रो एक ऐसा कोड है जो कॉमन है, तो इनके वर्ड में भी एक वर्ड ऐसा होगा जो कॉमन होगा, और वो वर्ड क्या है, माइन। तो बताइए जरा, रो के लिए हमारा जो आंसर बनेगा वो माइन बनेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और इसके लिए आपको दिया जाएगा 30 सेकेंड्स। चलिए दोस्तों देखिएगा आंसर क्या होगा, रूपी का कोड सबसे पहले निकालना है। तो रूपी यहाँ है, रूपी यहाँ है, रूपी और कहीं भी नहीं है। इन दोनों लाइनों में फर्स्ट सेकंड में रूपी के अलावा और कुछ भी कॉमन हमें नजर नहीं आता है। तो अब आप ये देखो कि रूपी और रूपी कॉमन है, तो बताइए रूपी के लिए हमारे पास कोड क्या हो जाएगा, VE कोड हो जाएगा, ठीक है। रूपी के लिए कोड क्या हो जाएगा, VE हो जाएगा। अब स्टफ की बात करते हैं, स्टफ यहाँ है, स्टफ यहाँ है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन BA है, तो VE BA, ठीक है। ये दो कोड तो हमने निकाल लिए। अब मोस्ट का कोड चाहिए, मोस्ट दोस्तों फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कहीं पर भी नहीं है। इट मींस मोस्ट एक यहाँ पे नया वर्ड है, तो मोस्ट अपना जो कोड होगा वो कोई नया कोड लेकर के आएगा, बाहर से लेकर के आएगा, और वो कोड हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब बाहर से तो कुछ भी आ सकता है, तो हमें सीधे सीधे देखने होंगे ऑप्शंस। हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है दोस्तों जिसके अंदर VE होना चाहिए, BA
होना चाहिए और उसी ऑप्शन में एक नया कोड भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को देखो, यहाँ वीई है, यहाँ बी ए है, यहाँ वाई ओ दिया, तो दोस्तों वाई ओ तो यहाँ प्रेजेंट है, जबकि हमें तो नया कोड चाहिए। ऑप्शन ए इज गलत। वीई है, बी ए है, अब यहाँ इसने एस ई को लिया, तो बताइए एस ई भी यहाँ पे प्रेजेंट था, तो भाई ये भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ तो वीई है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत है। अब देखो यहाँ भी वीई नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ई इज करेक्ट। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमारा आंसर आ गया है। अगला सवाल, 20 सेकेंड्स। देखिएगा दोस्तों, लैंड का कोड हमसे पूछा जा रहा है, लैंड यहाँ पे है बट और कहीं भी नहीं है। तो माइन को देखो, माइन आपका कॉमन है, तो माइन को हटाओ सबसे पहले। भाई माइन यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इन दोनों में रो कॉमन आ रहा है, तो रो को हटा दीजिए। अब रूपी का कोड निकालो, रूपी यहाँ है, रूपी यहाँ है, तो रूपी इन दोनों में बताइए जरा। वी कॉमन है, तो वी को काट दीजिए। अब हमारे पास फाइनली लैंड के लिए कोड क्या बचा, के ए बचा, तो के ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए दोस्तों, 20 सेकेंड्स। देखिए दोस्तों, ये हमसे टू के लिए कोड पूछ रहा है, तो टू आपका कहां पे है, टू आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए स्टफ को हटा दीजिए, स्टफ यहाँ से हट जाएगा, तो बी ए कट गया। माइन को हटा दीजिए, माइन यहाँ से कट जाएगा, तो आर ओ कट गया। तो कुल मिला के टू के लिए मेरे पास क्या बचा, वाई ओ बचा। वाई ओ का मतलब दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने 22 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद जो बचते हैं, अब भाई देखो आईबीपीएस आरआरबी के अंदर टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 22 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 के अंदर सॉल्व कर लिए हैं। अब पार्ट 2 के अंदर आएंगे आपके 18 क्वेश्चन पजल्स के, तो वो सॉल्व करेंगे दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब दोस्तों करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ही एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम इसके लिए कोई फी चार्ज नहीं कर रहे हैं दोस्तों। यदि कोई फी चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो हम आपसे एक ही चीज चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।